सभी को नमस्कार। साहस स्वीकारा है कविता का तीसरा भाग। दूसरे भाग में आपने उस अंश को पढ़ा जिसमें कवि कहता है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। इसकी व्याख्या हो गई थी, काफी लोगों ने बड़े उत्साहपूर्वक देखा, मगर मुझे दुख इस बात का होता है कि जब औसत समय देखता हूं तो बहुत सारे लोग केवल 2-3 मिनट देखकर बंद कर देते हैं। यदि व्याख्या के लिए पंक्तियां आ गई तो आप लिख नहीं पाएंगे। चलिए खैर, प्रयास किया करिए अपना पूरा अंत तक। जब मैं आपसे विदा लेता हूं तब तक आप देखें, ये मेरी गारंटी है कि आपका वो पैराग्राफ, आपका वो अंश पूरी तरीके से हृदयंगम हो जाएगा। किताब सामने रख कर रखिए। चलिए खैर, आगे का हिस्सा देखते हैं। कवि अपनी अज्ञात प्रेमिका को समर्पित करता हुआ, उसकी यादों में तड़फता हुआ, उसके विषय में उससे कहता है, मैं तुम्हें भूलना चाहता हूं लेकिन भूल नहीं पा रहा हूं। कैसे भूलें? उसने उस दिन कहा था कि हम भूलने का प्रयास करते हैं लेकिन भूल नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारा ही सहारा है। हर चीज तुम्हारी मैं दिखाई पड़ती है। यहां कहता है, सचमुच मुझे दंड दो। साथियों, एक बार बताएं, हम किसी की अच्छाइयां होती हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति कोई खराब काम कर दे तो फिर सारी अच्छाइयों पर पानी फिर जाता है। हमें कोई थप्पड़ मार दे भरे समाज में तो शायद मैं माफ नहीं कर पाऊंगा उसे। वो चीज याद रहेगी, उसने सैकड़ों बार पैर छुए होंगे, वो याद नहीं रहेगा। दंड जब कोई देता है तो फिर हमें उसके प्रति घृणा हो जाती है, खराबी आ जाती है, उसे अच्छा नहीं मानते। कवि कहता है नायिका से, यूं तो तुम मेरी हृदय में तुम्हारी मधुर यादें हैं, मीठी बातें हैं, चंद्रमा की भांति तो हमारे सामने हमेशा रहती हो। दूर होने के बावजूद तुम्हारी शीतल किरणें हमें हमेशा आनंद पहुंचाती हैं। मीठे पानी का सोता बता चुका था, अब आगे कहता है, मुझे दंड दे दो, एक बार दंड दे दो, बस तुमसे घृणा हो जाए, तुम्हें भूल जाऊं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूलना चाहता हूं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा आपको, ध्यान दें, मेरी व्यक्तिगत परिभाषा के अनुसार, मेरी व्यक्तिगत व्याख्या के अनुसार, भले ही गाइड में नहीं मिलेगी, कवि का ये प्रेम अनैतिक है। अनैतिक से हमारा आशय समाज के आगे शोभित नहीं है, छिप कर रहा है। अगली पंक्ति में आपको सिद्ध कर दूंगा। और यहां तक तो मुझे तो ऐसा भी लगता है, कहता है दंड दो, इतना दंड दे दो। कई बार फिल्मों की कहानी में एक बड़ा अच्छा दबाव आता है, नायिका को मना किया जाता है नायक के माता पिता से कि तुम दूर हो जाओ। देखा होगा कई बार, जब अचानक कहीं भेंट हो जाती है तो नायिका किसी खलनायक के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ 2 पल के लिए गले चिपक जाती है, ताकि नायक ये देख ले और उसे घृणा हो जाए। कहने का आशय क्या हुआ? कोई ऐसा काम कर दे तो कहता है, तुम मुझे दंड दे दो, इतना दंड दे दो कि भूलूं मैं। क्यों? तुम्हें भूल जाने की। वो कहता है, मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूं, हमारे लिए अच्छा नहीं है तुम्हारी याद करना। एक वाक्य जो मैं बाद में बताऊंगा, पहले बता देता हूं, मेरी मान्यता यह है कि कवि शादीशुदा है, उसका प्रेम सफल नहीं हुआ है, लेकिन आज भी वो अपने प्रेम को भुला नहीं पाया है। कहता है, तुम्हें भूल जाने की। कैसे भूल जाना चाहता हूं? दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या। बहुत सुंदर बात कही, रूपक अलंकार हो गया। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या। दक्षिण ध्रुव, 2 ध्रुव होते हैं, भूगोल में कभी पढ़ा हो शायद, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। 6 महीने दक्षिणी ध्रुव में अंधेरा रहता है, अंधकार रहता है। कहता है दक्षिणी ध्रुव, अरे हमारी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा छा जाए, निराशा ही निराशा छा जाए, एक पल के लिए भी तुम क्योंकि उजेला क्यों नहीं चाहता है? इसलिए उजेला नहीं चाहता है कि उजाले में उसको जो कुछ दिखाई पड़ता है, जो कुछ उसके पास है, उसने पहले दिन की व्याख्या में बताया था, वो सब कुछ वही है जो उसे प्यारा था। दक्षिणी ध्रुव के समान अंधकारमयी निराशा हो, और अमावस्या, कितनी विचित्र बात है। दक्षिण ध्रुव, एक तो अंधेरा पूरा, और दूसरे बात अमावस्या की विशेषता होती है उस दिन चंद्रमा नहीं निकलता, अंधेरा होता है।
साथियों, एक अंधेरा कमरा हो, लाइट ऑफ हो, उस कमरे में आप काला चश्मा लगा लें और काली बिल्ली को ढूंढें, कहाँ से मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगा, असफल हो जाओगे। कवि कहता है, मैं अंधकार अमावस्या अपने जीवन में चाहता हूँ, अंधेरा चाहता हूँ, मुझे उजाले से नफरत है। जब आदमी बड़ा परेशान होता है तो वो किसी को देखना नहीं चाहता, अपनी आंखें बंद कर लिया करता है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, संजय गांधी की जब मृत्यु हुई थी, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उससे शव जिस समय अंतिम संस्कार हो रहा था, उन्होंने अपनी आंखों में काला चश्मा लगा रखा था। एक माँ है, माँ के हृदय सोचिए कितना बिलख रही होगी, तड़फ रही होगी, लेकिन वो काला चश्मा इस बात का प्रतीक था कि वो अपने भावों को व्यक्त नहीं करना चाहती थी, किसी को दिखाना नहीं चाहिए, यही कारण था। शायद जिन लोगों ने देखा होगा उस समय का कार्यक्रम, जिस समय उनके शव पर तिरंगा झंडा पड़ा हुआ था और जब लकड़ियां रखी जाने लगी तो इंदिरा जी ने सीधे बुलाकर एक व्यक्ति से कहा, तिरंगे को जलाया नहीं जाता है, उसे हटा दो। कल्पना, काला चश्मा का उद्देश्य ये कि हम अपनी आंखों से उस चीज को नहीं देखना चाहते, हम दुनिया को दिखाना नहीं चाहते। वो भी चाहता है कवि कि तुम्हारी यादें हट जाएं, अंधेरा ही अंधेरा हो, न मुझसे कोई पूछेगा, न हमसे कुछ जानेगा, न मैं किसी को देखूंगा। कहता अंधकार शरीर पर मेरे पूरा तरह अंधेरा हो जाए। अंधेरे होने का मतलब हमारे भावनाओं में, आंखों में तुम्हारी तमाम लाई हुई, खरीदी हुई, सोची हुई, दी हुई, चाही हुई चीजें मैं देख नहीं पाऊंगा। चेहरे पर, अपने चेहरे पर भी कालिमा चाहता हूं ताकि कोई चीज दिखाई न दे, अंतर में पालूं मैं, अपने अंतर में, हृदय में भी कालिमा ही कालिमा हो, मैं काले में पूरी तरह डूब जाऊं। वो चाहता है, काला निराशा का प्रतीक है, अंधकार का प्रतीक है, प्रकाश का विपरीत है। झेलूं मैं तुम्हारी यादों का विपरीत वियोग में झेलता रहूं, दंड इतना दे दो कि झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं, आद्यांत डूब जाना। नहाने का मतलब पूरी तरह मैं चारों तरफ निराशा ही निराशा देखना चाहता हूं, कालिमा ही कालिमा देखना चाहता हूं, तुम्हारे दंड रूपी कालिमा, तुम्हारे द्वारा मेरा त्याग, परित्याग, हमसे दूरी हो जाने का भाव नहा लूं मैं। क्योंकि क्यों नहाना चाहता है कालिमा से, क्यों चारों तरफ कालिमा चाहता है, क्यों निराशा चाहता है, क्यों अंधकार चाहता है? क्योंकि इसलिए कि तुमसे ही, क्या है तुमसे, परिवेष्टित और आच्छादित, दो शब्द हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं व्याख्या करता हूं। परिवेष्टित और आच्छादित की अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। टेंट देखा है आपने, एक तंबू होता है, ऊपर का हिस्सा और चारों तरफ लगी हुई कनातें, एक भाव। दूसरा भाव, एक कमरे को ले लीजिए, कमरे की चारों दीवारें और छत, ठीक है ना। अब आइए, परिवेष्टित कहते हैं घिरा हुआ, कनातें जो लगी होती हैं तंबू के किनारे किनारे उसको घेरने के लिए, वो परिवेष्टित होती हैं, तुमसे घिरा हुआ। और आच्छादित, ढका हुआ, कमरे को देखेंगे तो छत जो है आच्छादित हो गई और दीवारें उसकी परिवेष्टित हो गई। तंबू कैनात की बात, किसी बंगले में चारों तरफ की दीवारें जो हैं वो परिवेष्टित हैं और जो ऊपर की छत है वो आच्छादित है। घुमा फिराकर जो अंदर का हिस्सा है वो तो फिर पूरी तरह सुरक्षित है, हमारे चारों तरफ और ऊपर हर तरफ तुम्हारा ही तुम्हारा सब कुछ रूप है। इसलिए मैं उस परिवेष्टित आच्छादित से हटना चाहता हूं, नहीं देखना चाहता हूं, तुमसे, तुम्हारे ही यादों से घिरा हुआ, तुम्हारी ही यादों की रक्षा करता हुआ, संरक्षण करता हुआ, ममता करता हुआ परीक्षित रहने का, मैं जहां रह रहा हूं, रमणीय ये उजाला, रमणीय सुख देने वाला, सुंदर, मधुर यादें पहले कह चुका है, सुख देने वाला, मन को लुभाने वाला। जब देखता हूं कोई कपड़ा दिखाई पड़ता है, याद आता है ये शर्ट तुमने दी थी, तो फिर एक बार आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई चित्र देखता हूं, इस चित्र में हम दोनों कहाँ थे, तो कहता रमणीय, सुख देने वाला, सुंदर देने वाला ये उजाला अब सहा नहीं जाता है, अब सहन नहीं हो रहा। कितने दिन सहन करते, अब सहा नहीं जाता है। और अगला वाक्य फिर दोबारा रिपीट करता है, अरे नहीं सहा जाता है। साथियों, विद्यार्थियों, निपात पढ़ा होगा, हम गए थे नहीं मिले। जो कोई कहते भाई क्या हुआ, अरे गए तो थे। जब हम दोबारा फिर उस वाक्य को तो लगाकर कहते हैं, यहां पर उसने यही किया है, बोले सहा नहीं जाता है, अब सहन नहीं होता तुम्हारे बिना, नहीं सहा जाता है, स्पष्ट कर दिया, नहीं सह पा रहा हूं, अब मैं ऐसा दंड दे दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, ताकि अपना जीवन यापन कर सकूं तुम्हारे रहित, तुम्हारे बिना।
सहा नहीं जाता है, क्योंकि ममता के बादल की मंडराती कोमलता, ममता के बादल की, ध्यान दीजिएगा, छाया हुआ तो है चारों तरफ तुम्हारा ही, लेकिन बादल जो हैं वो ममता के बादल हैं। तुम्हारी ममता भरी बातें, तुम्हारी स्नेह भरी बातें, तुम्हारी प्रेम भरी बातें एक घटा के समान, बादल के समान मंडराती रहती हैं, हमारे ऊपर छाई रहती हैं। हर तरफ तुम्हारी ही यादों का सहारा है, चारों तरफ वो बादलों का बढ़िया मानवीकरण किया है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता, जो कोमलता है, किस समय जब बादल कोमल होते हैं तो किसी भी समय क्या हो सकता है, जब बादल से टकराएंगे तो फिर वर्षा होगी। यहां वर्षा किस चीज की होगी, उसके आंसू धारा प्रवाह बहने लगेंगे, याद में वियोग के आंसू बहने लगेंगे। कहता है मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, बड़ा सुंदर शब्द लिखा है, देशो शब्द है, पीड़ा से बना हुआ है, पिराती, पीड़ा देती है, बड़ा दर्द देती है तुम्हारी कोमल कोमल भावनाएं, तुम्हारी मधुर यादें, तुम्हारे साथ बीते हुए वो दिन, तुम्हारे साथ बीते हुए वो पल आज बहुत याद देते हैं। बहुत, किसी कवि की लाइन थी, अरे बहुत बेचैन है फिर पैर उस सहरान वर्दी को, तुम्हारे साथ में बीती फिजाएं याद आती हैं, बहारे भुजाएं दौड़कर फिर भेंट लेने को तड़पती हैं, सुनो वो बर्फ से भीगी हवाएं याद आती हैं। आज कवि कहता है वो कोमलता मुझे भीतर पिरोती है, तुम्हारी सुंदर बातें, तुम्हारा सुंदर चेहरा, तुम्हारी तमाम मधुर मधुर साथें बीती हुई कस्में, वायदे, सब मुझे बड़ी पीड़ा देते हैं, बड़ा दर्द देते हैं। पिराती है, कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा, ये आत्मा हमारी बड़ी कमजोर हो गई है, अब शरीर में दम नहीं बचा है, आत्मा भी कमजोर, और कहता अक्षम, अब कोई क्षमता नहीं है मुझ में मैं कुछ कर सकूं, केवल 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 तुम्हें सोचता हूं, तुम्हारे बारे में सोचता हूं। अरे वैसे भी अगर आप एक महीने बीमार पड़ जाएं, किसी की यादों में, किसी घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो स्वजन होते हैं आधे रह जाते हैं, बच्चा मर जाए तो माँ की हालत, पति मर जाए तो पत्नी की हालत क्या हो जाती है। कहता है कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा ये, और कहता है छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। अरे विद्यार्थियों, बड़ी गजब की लाइन है, कोई नहीं बताएगा, किसी गाइड में नहीं मिलेगा, मैं इस लाइन को आपके सामने लिखता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। छटपटाती छाती को, छटपटाती छाती को कहता है भवितव्यता डराती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अक्सर ये लाइन काव्य सौंदर्य में या प्रश्न भवितव्यता डराती है, यही वो लाइन है जिसे मैं तमाम गाइडों से अलग मानता हूं और कोई व्याख्या नहीं करता। कवि कहता है छटपटाती छाती में जो पीड़ा उठती है, दर्द उठता है तुम्हारी याद के कारण, भवितव्यता डराती है। भवितव्यता का मतलब भविष्य, आने वाला समय क्या होगा, कैसे पार होगा, बताएं क्यों, मैं शायद ही मिलेगा कहीं अर्थ, मैंने बताया था। कवि अविवाहित जीवन में अपनी युवावस्था में उससे प्रेम करता रहा है, आज उसका विवाह हो चुका है, उसका परिवार है, और फिर भी वो उसको छोड़ नहीं पा रहा है, उसकी यादों में रो रहा है, परेशान है। कहता है अगर समाज देख लेगा तो क्या कहेगा, भवितव्यता डराती है, क्योंकि हमारा तुम्हारा मिलन तो होना ही नहीं है, हम तुमसे दूर ही रहेंगे, समाज भी बहिष्कार कर देगा। ऐसी स्थिति में अगर हम बराबर मिलते रहे, तुम्हारी यादों को संजोते रहे, कल पत्नी ने देखा, बच्चों ने देखा, समाज ने देखा, समाज क्या कहेगा, तो छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बड़ा डर लगता है भावी जीवन से, आगे कैसे काम बनेगा, इसलिए मुझे डट दो। और नहीं, बहलाती सहलाती आत्मीयता, अंतिम लाइन है, बहलाती सहलाती, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, बर्दाश्त नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, बहलाती सहलाती आत्मीयता, जब कोई दुखी होता है हम उसको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, चुप हो जाओ, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कितना बहलाइए, कितना सहलाइए। माँ कल्पना कीजिए एक स्त्री का जिसका विवाह 2 वर्ष पहले हुआ है, उसका पति मर जाए, कोई उसको बहलाकर फुसलाकर कहे सब ठीक हो जाएगा, क्या ठीक हो जाएगा, संभव नहीं है, असंभव स्थिति है। कहता है बहलाती, लोग तमाम बहलाने की बात करते हैं, सहलाने की बात करते हैं, ये कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, भूल जाओगे, भूल जाओ उस बात को। अरे आत्मीयता, ऐसी आत्मीयता, ऐसी प्रेम भरी बातें अब बर्दाश्त नहीं होती है,
बड़ा परेशान है कवि, और ये चाहता है कि अगर नायिका दंड दे दे तो उसके मन से हम उसे भुला सकते हैं। वो उसे भुलाना चाहता है अपने जीवन को एक सामान्य बनाने के लिए। साथियों, अलंकारों से ये लाइन भरी पड़ी है, ध्यान रखिएगा। मानवीकरण भी इसमें है, पुनरुक्त प्रकाश भी इसमें है, अनुप्रास भी कई जगह इसमें आया है, ठीक है ना। जहां जहां देखेंगे रूपक अलंकार भी है। तो इन तमाम शब्दों के साथ, इन विशेषताओं के साथ कवि ने अपने अज्ञात प्रेमिका के प्रति जो भाव व्यक्त किए हैं, प्रेम का जो वियोग का वर्णन व्यक्त किया है, उसके वियोग श्रृंगार भी कह सकते हैं आप, उसके मन की पीड़ा जो है वो व्यक्त हुई है। और इसी के साथ अंतिम भाग अगले वीडियो में देखने के तैयार रहें। यदि शेयर न किया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक न किया हो तो लाइक करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आज के इस अपने व्याख्यान को विश्राम देता हूँ, विराम देता हूँ। धन्यवाद।